हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने प्रीमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एनवायरनमेंट पे ध्यान देंगे। एनवायरनमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक डायनामिक टॉपिक है एंड काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम अपने प्रीलिम्स 2019 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे अलाइन कर सकते हैं आने वाले 70 डेज में। तो कुछ जनरल टिप्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। पिछले कुछ सालों से स्पेशली जब से फॉरेस्ट का सर्विस इंक्लूड हुआ है सीएसई में, तब से एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। मोर देन 10 आते हैं जनरली एंड इसकी वेटेज प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक पोर्शन, जैसे हमने कल हिस्ट्री देखा, उससे डिफरेंट है। इसके सोर्सेज भी ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है, थोड़े से सोर्सेज कर जाओ एंड क्वेश्चन पेपर उसी में से आने के अच्छे चांसेस है, ऐसा एनवायरनमेंट के साथ नहीं है। एंड इसलिए इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी चाहिए। कईयों की एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिनका स्पेशली बॉटनी या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, उनको अपने स्टैटिक पोर्शन को न्यूज़ से रिलेट करना चाहिए। जो करंट में न्यूज़ आ रही है उसको अपने स्टैटिक के साथ कवर करके अपना एनवायरनमेंट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी ग्रेजुएट्स हैं जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, उनको एक तो रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे शंकर आईएएस के नोट्स हो गए, और जनरल जो हमारा रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल है उसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, और उसी के साथ साथ उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डीप में जाएं, जिससे हमारी एनवायरनमेंट की नॉलेज बढ़ेगी। पोल्यूशन क्या होता है, फ्लोरा में क्या क्या वेरियस कॉन्टूर्स हैं, फौना में क्या क्या है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, ये सब अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम एनवायरनमेंट को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। एक चीज़ और, कल हमने हिस्ट्री में देखा जो हमारे सोर्सेज हैं उसको हमें अभी कंसोलिडेट कर देना चाहिए। बट एनवायरनमेंट के लिए आई स्टिल से कि अगर आपको लग रहा है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपके क्वेश्चंस मॉक्स में नहीं सॉल्व हो पा रहे, तो स्टिल यू कैन ऐड 1 और 2 सोर्सेज आज की डेट में अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सोर्सेज, और उसको अच्छे से रिवाइज करिए, 2-3 बार रिवाइज करिए, और फिर अपने एनवायरनमेंट के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाइए। एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपका जो प्रीलिम्स निकालने के चांसेस काफ़ी अच्छे बढ़ जाते हैं। इसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ ईयर्स में, बट स्टैटिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए, करंट अफेयर्स, हमारी न्यूज़ को एनवायरनमेंट के तरीके से पढ़ते हुए अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री पे जाके आप अच्छे से उसमें जो भी रिपोर्ट आई है पिछले साल की वो अच्छे से पढ़ें, और वहाँ पे गवर्नमेंट डेटा दिया हुआ है उसको अच्छे से एक बार मगअप कर लें। नॉट नेसेसरी कि आपको एक एक डेटा अच्छे से याद होना चाहिए, बट उसको इस तरह से पढ़ें कि कल को अगर कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है, स्पेशली ट्रेंड अगर कोई आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है इंडिया में या कम हुआ है, कितने स्टेट्स में बढ़ा है, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50%, लेस देन 50%। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक स्टेट याद हो, एक एक स्टेट पता हो कि कौन से स्टेट में बढ़ा है, नहीं, बट एक आइडिया और एक ट्रेंड पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। अब कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस के साथ हम देखते हैं कि हम अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है एंड इजी क्वेश्चन है। अगर हमने एक आधी भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है उसमें ये कंसेप्ट डेफिनेटली होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर होता है एक जगह पे ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए एक वॉल्यूम ऑफ वाटर में, उसको हम बीओडी कहते हैं। अगर हमें थोड़ी सी भी डेफिनेशन याद है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे बीओडी के डिटेल में भी नहीं गए, नो डिटेल्स आस्क यहाँ पे कि क्या उसका लेवल है, पीपीएम लेवल क्या होना चाहिए एक अच्छे बीओडी के लिए, या अगर 5 पीपीएम से कम है तो वो क्या बीओडी वैल्यू अच्छी मानी जाती है या बुरी मानी जाती है, तो नो डिटेल्स, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया है एनवायरनमेंट के बारे में, हमने अपने 11th-12th में अच्छे से अगर एनवायरनमेंट पढ़ी हुई है, या इवन यूपीएससी की तैयारी करते हुए हमने एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ी हुई है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के पोल्यूशन की बात कर रहा है। यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी वेरिड है, हमें ऑप्शन में नैरो डाउन करने में भी आसानी हो जाती है। जैसे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड,
ऑक्सीजन लेवल्स इन फॉरेस्ट एंड ऑक्सीजन लेवल्स इन हाई एल्टीट्यूड। अगर हमें ये क्वेश्चन अभी भी नहीं हो पा रहा हमसे, अगर हम इसे अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बेसिक बुक्स, बेसिक रेफरेंस बुक्स की तरफ वापस मुड़ें एंड अच्छे से कंसेप्ट्स को समझें। रट्टा नहीं मारना, बट कंसेप्ट्स को समझना भी ज़रूरी है, ताकि अगर कोई इजी क्वेश्चन इतना आ जाता है तो हम उसको सही आंसर अपने पेपर में टिक मार पाएँ। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी कल हमने डिस्कस किया कि नो सिली मिस्टेक्स। ईजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के बिल्कुल चांसेस नहीं होने चाहिए। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी बहुत डिफरेंट है, बट अच्छे से पढ़े कि ये नहीं कि ऑक्सीजन लेवल्स देखा और ब्लड आगे पढ़ा भी नहीं आपने और सीधा ए टिक मार दिया। बहुत ज़रूरी है कि बहुत स्टेबल माइंड होना चाहिए आपका पेपर देते हुए। प्रेशर होता है डेफिनेटली, बट उस प्रेशर को ओवरकम करके जो इजी क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाए, उसके मार्क्स मैक्सिमाइज प्रीलिम्स में होते हैं। तो आराम से सारे ऑप्शंस पढ़ें, एनालाइज करें, पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा सी है, 1 सेकेंड और पॉज लें और फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स इजी क्वेश्चंस में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान दें। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following are the possible consequences of heavy sand mining in river beds? ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है एंड इसका करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है यहाँ पे। तो 3 स्टेटमेंट्स देखते हैं, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। अब कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस इतने इजी हैं, ऑप्शंस काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें हमने बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट की नॉलेज गेन की हो, हम ज्योग्राफी तो पढ़ते ही हैं एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते हमारी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, कीवर्ड्स क्या है, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, अगर होता कुछ पॉसिबल की जगह एक कोई एक्सट्रीम वर्ड होता कि ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा, डेफिनेट कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे होते तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो सकता था। यहाँ पे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस पूछे गए हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। हमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, कभी कभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जब हम इजी क्वेश्चंस को ओवर एनालाइज कर लेते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा आंसर जो हमने सोचा है क्या वो ठीक है या नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में प्रोबेबिलिटी भी चलती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का भी कंसेप्ट लेके चलते हैं कि यूपीएससी में 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक होगा। बट लॉजिक, उससे पहले आप ये सोचें कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या क्या रहा है। बिफोर लुकिंग एट दी ऑप्शंस, आप सबसे पहले अपनी गट फीलिंग देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, स्टेटमेंट्स को, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझें और उसके बाद हम अपना एलिमिनेशन मेथड या बाकी जो हमारी लॉजिकल डिडक्शन मेथड यहाँ पे ऑप्शंस देख के लगाएंगे। बट सबसे पहले ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो स्टेटमेंट 1 सीधा सीधा यहाँ कह रहा है, डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन द रिवर। रिवर की सैलिनिटी कम होगी, इसकी बात कर रहा है, एंड रिवर बेड माइनिंग से। तो ये आंसर, ये डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी हमारी हैवी सैंड माइनिंग होती है तो उसके बाद जो हमारा, जैसे ये रिवर है, हमारी रिवर के साइड में ये रिवर बेड है, यहाँ पे माइनिंग हुई तो डेफिनेट है कि यहाँ से कुछ ना कुछ सैंड और जो सेलाइन पार्टिकल्स है वो हमारे रिवर के अंदर आके गिरेंगे ही गिरेंगे। जब ये सेलाइन पार्टिकल्स अंदर आके रिवर में गिरेंगे, एक गंगा का एग्जांपल लीजिए, गंगा रिवर का एग्जांपल लीजिए, तो उसके रिवर बेड पे जब माइनिंग होगी तो डेफिनेट है, काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, पॉसिबिलिटी पूछी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार हो, ठीक है, बट बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो कि जो यहाँ के साइड के रेजिड्यूज हैं विच आर सेलाइन, हमें पता है कि जो साइड में रिवर बेड पे रेजिड्यूज होते हैं वो सेलाइन होते हैं, तो ये जाके हमारे रिवर में मिल जाएंगे और रिवर में मिलेंगे तो रिवर की सैलिनिटी डिक्रीज नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, तो इंक्रीज्ड सैलिनिटी होगी रिवर की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली इनकरेक्ट है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारी रेफरेंस बुक्स पढ़ी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक चीज़ याद हो, बट वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड अगर हम लगाएंगे तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग करते हुए सीधा बी आंसर मार्क कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस को भी अच्छे से देखें कि पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन बढ़ेगा और वाटर टेबल भी कम होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है होगा, एंड क्वेश्चन में काफ़ी सीधा सीधा पूछा गया है कि पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, सो इसका आंसर हमारा बी है। ओके, सो ये इजी क्वेश्चंस हैं, इनको टैकल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यूपीएससी लेवल की यूपीएससी की प्रिपरेशन अब इस लेवल तक आ जानी चाहिए कि हम इजी क्वेश्चंस को टैकल कर पाएँ।
एक चीज़ का और ध्यान रखें, हम काफ़ी बार बात करते हैं कि इजी क्वेश्चंस तो बाकी बच्चों के हो रहे हैं, मेरे क्यों नहीं हो रहे, मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ एंड मेरे से इजी क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे। तो बहुत ज़रूरी है एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो आपके लिए ईजी है, लेट्स से आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है या आपने एग्रीकल्चर की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं एंड एग्रीकल्चर आपके लिए ईजी हो गया है, वहीं पे दूसरी साइड अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपके लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो लक्ष्मीकांत से ही गलत हो रहे हैं, तो उसके लिए आपके वो सेम क्वेश्चंस जो बाकी बच्चे के लिए इजी हैं वो आपको मीडियम या डिफिकल्ट लग सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी यही है, ये करेक्ट टाइम है, 70 डेज बचे हैं, आप पता लगाएं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। जब अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का ध्यान आपको अभी से लगने लग जाएगा तो आप क्वेश्चंस को भी उसी तरह से टैकल करने लग जाएंगे। हो सकता है एक स्टूडेंट एनवायरनमेंट में अच्छा गेस ले ले क्योंकि उसको लग रहा है उसकी एनवायरनमेंट की तैयारी अच्छी है, मॉक्स में उसने अच्छा स्कोर किया है गेस लेके, बट पॉलिटी में उसको ये डर है, पॉलिटी में वो नहीं गेस लेना चाहता बिकॉज उसकी प्रिपरेशन कम है। तो ये जो, और हर एक का अपना अपना तरीका होता है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं, तो आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहले देखें, परखें और फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि मेरे को प्रीलिम्स में ये वाले टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को इस तरह से मैंने हैंडल करना है और मेरा स्कोर मैंने मैक्सिमाइज करना है। तो ये चीज़ हमने देखा। अब हम एक और नए टाइप पे आते हैं, रिवीजन बेस्ड। बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट में हमारे सोर्सेज बढ़ते जाते हैं, पिछले कुछ सालों से हमारे सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, हम एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री भी चेक कर रहे हैं, हम ये वाले नोट्स भी उठा रहे हैं, हम कंपाइलेशंस भी उठा रहे हैं, हम करंट अफेयर्स से भी इतनी सारी न्यूज़ उठा रहे हैं। तो इतने सोर्सेज बढ़ने के बाद हमारी जो रिवीजन है वो रह जाती है। अगर हमारी रिवीजन नहीं होगी तो क्या होगा, जो क्वेश्चंस हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में दिए हुए हैं वो भी हमें सही करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है बट काफ़ी सारे रेफरेंस बुक्स में इसका मेंशन किया गया है एंड आपको ये आना चाहिए प्रोवाइडेड आपने अच्छे से रिवाइज किया हो और समझा हो कि क्वेश्चन एनवायरनमेंट के किस तरह से आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स के तौर पे आ सकते हैं, वो कैसे फॉर्म हुए थे ऑर्गेनाइजेशंस, क्या वो स्टैट्यूटरी थे या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर फॉर्म किए गए थे, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। या वो किसी और मिनिस्ट्री के अंडर है, उसका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हुए आप मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करें। जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालेंगे तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट होंगे कि कल को अगर ट्रैफिक के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने उसके बारे में ये चीज़ें पढ़ी हैं एंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगर तो हमने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है तो हमें पता है कि इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN एंड ये UNEP के अंडर नहीं आता एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 हमारा कह रहा है द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको यहीं पे मार्क कर लीजिए, इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये काफ़ी लॉजिकल बात कर रहा है, इट इज़ नॉट इलॉजिकल। काफ़ी जो लॉजिक हमारे जनरल हम सोचते हैं वही है एंड ये स्टेटमेंट भी गलत है, सॉरी ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बट इसमें ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपने रिवाइज किया हो, जब आप ट्रैफिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसके आपको एग्जैक्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पता हों, क्योंकि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से भी एक क्वेश्चन आता है। तो आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जब पता होंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए फॉर्म की गई है तो आप रिवाइज जब करेंगे तभी इस चीज़ को अलग अलग क्वेश्चंस में आप उसी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं एंड आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन अच्छे से फिर सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर बी है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ये सिली मिस्टेक भी नहीं करनी, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, करेक्ट है इनकरेक्ट है यहीं पे आप मार्क कर लीजिए। जब पहला आपका गो है, पहला आपका इटरेशन है, यहीं पे मार्क कर लीजिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, की वर्ड्स क्या है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी के बारे में देखा, यहाँ पे वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो की वर्ड्स मार्क कर लीजिए, एनसर्कल कर लीजिए और अपने तरीके से कोशिश करिए कि आप हाईलाइट करें कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या हैं और एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो चीज़ें मिस नहीं करनी। तो इसका जो आंसर है वो बी है, स्टेटमेंट 2 ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिवीजन बेस्ड पे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमने रिवाइज किया होगा तो क्वेश्चन कैसे इजी की तरफ बढ़ सकता है, अगर नहीं किया होगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT डिफरेंट फ्रॉम द CPCB।
एनजीटी भी काफ़ी बार न्यूज़ में होता है, सीपीसीबी भी हमारा न्यूज़ में रहता है, बट क्या हमने रिवाइज करते हुए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे से पढ़ा है? क्या इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को समझा है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? ये सारी चीज़ें कुछ ये वाले क्वेश्चंस हैं जो रिवीजन बेस्ड हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में मोर और लेस दिए होते हैं, या हम जब एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री पे जाएंगे ये कहीं ना कहीं हमें डेफिनेटली पूरे जिस्ट में मिल जाएंगे। तो रिवीजन करने के तरीके से हमें पता लगेगा कि क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द एनजीटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट। एक्ट को मार्क कर लें कि वो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि एनजीटी वो एक्ट से बना है, whereas CPCB has been created by an executive order of the government। CPCB जब हमने रिवाइज किया, हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1974 वाटर एक्ट के अंडर बनी थी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। हम CPCB जनरली जो है अपने एयर पोल्यूशन के साथ देखते हैं, बट जो एयर पोल्यूशन एक्ट जो आया था 1981 में, उससे पहले ही 1974 में वाटर एक्ट के अंडर ही हमारा CPCB क्रिएट हो गया था। ठीक है, जनरली न्यूज़ में ऐसा रहता है कि CPCB हमारे एयर पोल्यूशन का ध्यान रखना है, एंड वाटर के बारे में गंगा से रिलेटेड यस अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बट बाकी स्ट्रीम्स का जो ध्यान है वो CPCB ही रखता है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन ऑन द हायर कोर्ट्स। ठीक बात है। वेयरएज CPCB प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स। ये ए पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट का जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका CPCB का ए पार्ट हो गया, एंड जो दूसरा कॉमा लगा के एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। जब हमने रिवाइज करते हुए पढ़ा होगा कि CPCB जो है वो वाटर एंड एयर दोनों की बात कर रहा है, और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में हम जितने डाइवर्स टॉपिक्स देख सके अगर उनको हम मार्क कर पा रहे हैं, तभी हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है उसको टिक मार्क पाएंगे कि ये वाला स्टेटमेंट कैसे ठीक है। तो हमें वहाँ पे कॉन्फिडेंस तभी आएगा, नहीं तो हम वहाँ पे डाउट में आ जाएंगे, क्या वो स्ट्रीम्स की बात कर रहा है, क्या वो वेल्स की बात कर रहा है, क्या वो एयर क्वालिटी की बात कर रहा है। ये तीनों चीज़ों की बातें हमें तभी अच्छे से याद आएंगी जब हमने ये रिवाइज किया होगा। तो रिवीजन अच्छे से करें, थरोली रिवाइज करें, क्वेश्चंस को अपने रिवाइज करते हुए और ज़्यादा बनाने की कोशिश करें, एंड इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखें। ये क्वेश्चंस का पर्पस यही है कि इन क्वेश्चंस को आप दिमाग में रख के चलें, एंड आपको समझ आएगा कि कैसे आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप पे, लॉजिकल डिडक्शन। हमने कल भी लॉजिकल डिडक्शन देखा, एलिमिनेशन मेथड देखा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अगर कभी कभी क्या होता है पेपर में क्वेश्चन इतनी फार फेस्ट आ जाता है जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं होता, जो हमारी एनसीईआरटीज़ में नहीं होता, एंड हमें लगता है ना हमारे न्यूज़ में होता है, ना हिंदू में होता है, किसी दूसरी मैगजीन से उठाया होता है जो हम जनरली नहीं कवर कर रहे होते, या 2-3 सोर्सेज को कोलैबोरेट करके वो क्वेश्चन उठाया जाता है। तो क्या हम उसको टैकल कर सकते हैं या बिल्कुल छोड़ना चाहिए? यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। ठीक है, स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज में की पॉपुलेशन में अगर ह्यूज फॉल है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें बड़े अच्छे से पढ़ना है, ह्यूज फॉल की बात कर रहा है, व्हाट कुड बी लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, श्योरिटी की बात नहीं कर रहा, ये लाइकली की बात कर रहा है कि ऐसा कौन कौन सी चीजें पॉसिबल है। पहला है स्टेटमेंट, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। ये हमें पता है कि जो हमारा बटरफ्लाइज हैं दे आर कैरियर्स, एंड वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं हमारे, एंड हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। ठीक है, तो जब हमें ये पता होगा तो हम इस बात को टिक मार्क मार सकते हैं कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी, एक तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पीशीज ऐसी जरूर होंगी जिन पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज। अब देखिए ये जो है ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया है। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस। बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट्स। कल्टीवेटेड प्लांट्स में जो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के ड्रास्टिक चांसेस हैं। अगर तो हमें इसकी नॉलेज है तो ठीक है, बट ये स्टेटमेंट काफी अनलाइकली है। ठीक है, इट इज वेरी अनलाइकली
हमें श्योरिटी नहीं है, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ, बट अगर हमारी नॉलेज अच्छी है, अगर हमने एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ा है, तो हमें पता लगेगा कि फंगल इन्फेक्शन और कल्टीवेटेड प्लांट्स के बीच में ड्रास्टिक इंक्रीज होने का रीजन बटरफ्लाई होना बहुत अनलाइकली है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल एकदम याद आ जाएगा, हमें कोई सोर्स याद आ जाएगा कि ये मैंने ऐसे स्टैंडर्ड बुक में पढ़ा था, बट दिस इज वेरी अनलाइकली। थर्ड स्टेटमेंट पे देखते हैं, इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि बर्ड्स और स्पाइडर्स जो हैं वो बटरफ्लाइज पे प्रे करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इट कुड लीड टू फॉल इन पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन कम होने का काफ़ी अच्छा चांस है, एंड दिस इज अ कॉमन नॉलेज कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, हमें लग रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा है। हमें क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड बुक में नहीं पढ़ा, बट हमें लग रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड 3 काफ़ी लाइकली ठीक है और 2 हमारा अनलाइकली है। अब ये हमारा जो है इसका आंसर जो है हमारा 1 एंड 3 है। हमें कंफ्यूजन हो सकती है क्या ये सी है या डी है। तो हमें अगर लगता है कि हमारी एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, हमारा जो लॉजिकल डिडक्शन स्ट्रांग है, तो हमें सी मार्क करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। एनवायरनमेंट में आई विल जनरली सजेस्ट कि आप ज़्यादा चांसेस मत लें। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे हैं, अगर आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आप आगे बढ़ते जा रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो ही चांस ले, वरना चांस ना लें। बट दिस इज़ द वे आप एक लॉजिकल डिडक्शन निकाल सकते हैं कि स्टेटमेंट में हमारे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर एक्सट्रीम वर्ड्स हो रहे हैं तो उसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या बनता है, क्या फंगल इन्फेक्शन और कल्टीवेटेड प्लांट्स का कोई रिलेशन है, क्या हमें याद है। हमने इतना पढ़ा है बट हमें आज तक नहीं याद आया कि ऐसा कुछ हो, तो हम एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनकी प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर सी था। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के अंडर, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. Again एक extreme word use किया गया है कि it drastically reduces, ठीक है। And second statement कह रहा है soil does not play any role in sulfur cycle. Irrigation over a period of time can contribute to the salination of some agricultural lands. अब यहाँ पे जो है ये दोनों extreme words हैं, and अगर हमें knowledge अच्छी है तो ही हम एक करेक्ट लॉजिकल गेस मार पाएंगे कि हमारा जो है सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एंड फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है। दिस विल ऑल्सो अगेन डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप पे, जो काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं, जो हमारे बिल्कुल ही ऐसा लगता है ये कहाँ से आ गया, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो उसमें हमें एनवायरनमेंट में क्या करना चाहिए। कल हमने देखा कि हिस्ट्री में तो चलो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को लगता है कि मेरे को ये आइडिया है तो आई कैन गेस, बट एनवायरनमेंट में सिमिलरली हमें किस लेवल का गेस वर्क मानना चाहिए, हम इन क्वेश्चन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन द रीसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे न्यूज़पेपर्स में नहीं था, हिंदू में नहीं था, बाद में पता लगा कि डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक आर्टिकल आया हुआ था, बट डायरेक्टली कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि मेंशन था। तो हम वहाँ पे एग्जाम के प्रेशर में बैठ के ये सोचना कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे है, ये वाला क्वेश्चन वैसे है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन की तरफ जनरली चांस नहीं लेना चाहिए। हम ऑप्शंस भी देखेंगे, हमें लगेगा काफ़ी ऑप्शंस आपस में सिमिलर हैं। अगर हमें थोड़ा भी आइडिया है कि अरल सी कहाँ है, ब्लैक सी कहाँ है, लेक बाइकल कहाँ है, एंड क्वेश्चन भी पढ़े इमेंसली ड्राइड अप, बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस की तरफ जा रहा है इन रीसेंट पास्ट। अगेन व्हाट इज रीसेंट पास्ट, इट इज ओपन टू यूपीएससी इंटरप्रिटेशन। तो हम बेटर है ऐसे क्वेश्चन से दूर रहें। मतलब दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन ये नहीं ज़रूरी कि आपने वो पढ़ा ना हो या आपके बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आया हो, बट टफ क्वेश्चन वो बन जाता है जो आपको लगे कि हम इनको हैंडल कर ही नहीं सकते। चारों ऑप्शंस आपको देख के लगे कि कोई भी रिलेटेबल नहीं है, ये भी हो सकता है, ब्लैक सी भी हो सकता है, या आपको लग रहा है दिस इज अनलाइकली कि लेक बाइकल हो। लेक बाइकल के बारे में आपने सुना है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। आपने एरल सी के बारे में सुना है, अरल सी के बारे में कि हाँ इसमें इमेंस ड्राई चल रही है, बट क्वेश्चन इतना एम्बिगुअस है कि आई एम बेटर ऑफ लीविंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल्दो ए, बट ऐसे टफ क्वेश्चंस को अगर आप ना अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा रादर देन तुक्का मारने के। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
विच इज आर यूनिक अबाउट खराई कैमल। खराई कैमल भी हमारा जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अब इसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज, अगर हमने कोई आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स ऑफ सी वाटर। इसकी हमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि 3 किलोमीटर सी वाटर में क्या वो तैर सकता है। खराई कैमल के बारे में हमें थोड़ा तो आइडिया है, बट क्या वो स्विमिंग कर भी सकता है या नहीं कर सकता, क्या आंसर है इसका। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रूव्स। अगर तो हमने इसके बारे में पूरा आर्टिकल एक अच्छे से पढ़ा है तो हम ये पता लगा पाएंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो 1 और 2 है वो करेक्ट है। एंड इट कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये इनकरेक्ट है बिकॉज इट कैन बी डोमेस्टिकेटेड। बट अगर हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो इट इज़ बेटर टू नॉट मेक अ गेस ऐसे क्वेश्चंस में। ज़रूरी नहीं है कि हमें एनवायरनमेंट का, कि हमारी एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है तो हमने अटेम्प्ट करना ही करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमने नो नीड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। लेट्स से मैंने काफ़ी मेहनत की, मैंने एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट स्टिल एंड मेरी ये स्ट्रेटेजी मैं बना के गया हूँ कि मैंने एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्योंकि मैंने इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता। यूपीएससी कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन ज़रूर डाल सकता है जो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन से थोड़ा सा बाहर हो। एंड अपनी ईगो उस दिन को घर पे रख के जाइए एंड यूपीएससी पेपर को अच्छे से वहाँ पे बैठ के 2 घंटे में स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर में सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें आप अपने मॉक्स में बार बार अपना सकते हैं एंड देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें से आप स्ट्रेटेजी आपकी काम कर रही है, कौन सी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। तो यही था। अब हम देखते हैं कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसमें नो सिली मिस्टेक्स, ठीक है। एंड रिवाइज करते हुए, रिवीजन जो है हमारी, रिवीजन करते हुए हमने ध्यान देना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पीछे पूछे गए हैं एंड अपने आप से वो क्वेश्चंस बना के आंसर करने की कोशिश करनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आता है तो क्या मैं वो सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। फिर हम लॉजिकल डिडक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करते हैं कि बहुत जनरल क्वेश्चन है, मैंने इसके बारे में पढ़ा तो नहीं, बट सॉइल डिग्रेडेशन या वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन, इसके बारे में मुझे आइडिया ज़रूर है कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नहीं होती। इसमें एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इसमें एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं यूज़ किए गए। तो एंड फोर्थ इज टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से, हो सकता है आपके लिए टफ क्वेश्चन दूसरे के लिए बहुत ईजी हो क्योंकि उसका वो बैकग्राउंड है, उसने उस चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, बट आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से जो टफ क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट ना करें एंड अपना नेगेटिव मार्क्स ना बढ़ाएं। ओके, तो यही था इस प्रीमिक्स में। ओके फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऑल द बेस्ट।